दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स देखेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक उदारवाद, अराजकतावाद और फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के साथ साथ एलटी ग्रेड एग्जाम, केबीएस, टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं उदारवाद, अराजकतावाद और फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। उदारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं। उदारवाद निश्चित दर्शन कब बना? तो 19वीं शताब्दी में उदारवाद एक निश्चित दर्शन बना। राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? तो जॉन लॉक की रचनाओं में पाया जाता है। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। इंग्लिश उदारवाद में समष्टवादी विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो इंग्लिश उदारवाद में समष्टवादी विद्रोह के प्रणेता ग्रीन, ब्रेंडले तथा बोसांके को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उदारवाद के विषय में निम्न कथन सही है? उदारवादियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है। उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग है और उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता तथा संपत्ति और अल्पसंख्यकों के अधिकार को ज़्यादा महत्व देते हैं। पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है, वो मानव अधिकारों की रक्षा के कारण हुआ है। अगला पॉइंट है, यह एक सही वक्तव्य है। एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है, यह एक सही कथन है। और 9 उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो 9 उदारवाद के प्रवर्तक नॉजिक को माना जाता है। 9 उदारवाद समकालीन विश्व में किस नीति को फिर से लागू करने की बात करता है? तो हस्तक्षेप की नीति, जिसे लेसेज फेयर के नाम से जाना जाता है, उसे लागू करने की बात करता है। अब कुछ वाद हैं और उनसे राज्यों से संबंधित तथ्यों के बारे में है। परंपरागत उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। उदारवादी जो आदर्शवाद है वो आवश्यक भलाई मानता है। और हीगलवादी जो आदर्शवाद है वो नैतिकता एवं विधिकता की अभिव्यक्ति मानता है। जबकि मार्क्सवाद राज्य को एक उत्पीड़क संस्था के रूप में मानता है। 9 उदारवाद के प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं। 9 उदारवाद बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी नियोजन अव्ययहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। किंतु वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। यह 9 उदारवाद का तर्क नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा किसका निवेदन किया गया है? तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद के द्वारा विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए निवेदन किया गया है। F.A. हेयक, मिल्टन फ्राइडमैन तथा रॉबर्ट नॉजिक में से कौन 9 उदारवाद से संबंधित है? तो ये सभी विचारक 9 उदारवाद से संबंधित हैं। प्रमुख 9 उदारवादी विचारक जो हैं A.F. हेयक, I.G. बर्लिन, मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक हैं। इन्होंने 9 उदारवाद का समर्थन किया है। आगे देखते हैं, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होना कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता है। यह विश्वास किससे जुड़ा है? तो यह विश्वास 9 उदारवाद के साथ जुड़ा है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? तो एडम स्मिथ जो है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद के महान समर्थक हैं।
अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने सरकार के मुख्य रूप से केवल 2 कार्य बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एडम स्मिथ ने सरकार के केवल 2 कार्य राज्य की रक्षा करना और न्याय करना ही बताया है। वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 ईस्वी में लिखी गई कृति किसकी है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक है और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो एडम स्मिथ ने ये कहा है। फ्रेडरिक लिस्ट, स्मिथ, रिकार्डो तथा माल्थस में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो फ्रेडरिक लिस्ट जो है वो परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? तो उदारवादियों ने संपत्ति के अधिकार की मांग की थी। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन लॉक को कहा जाता है और उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक भी लॉक को माना जाता है। ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं तो उदारवाद की छाप रखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए है, सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है और कारण है वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंप देता है। तो इसका राइट आंसर ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं उदारवाद से संबंधित। 19वीं शताब्दी में उदारवाद को निश्चित दर्शन बनाने का श्रेय J.S. मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों को जाता है। उदारवादी विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राज्य की सत्ता को परस्पर विरोधी मानते हैं और इस कारण से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वोत्तम राज्य वह है जो न्यूनतम शासन करे। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए यम सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक में लिखा है कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को चिंतन की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। लॉक की 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट ऐसी रचना है जिसमें उदारवाद की अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किया गया है। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक कौन थे? तो कार्ल जे पॉपर थे। पद्धत वैज्ञानिक व्यक्तिवाद जिसे मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेस प्रतिपादित किया है, तो ये भी कार्ल पॉपर ने प्रतिपादित किया है। उदारवाद की मूल्य मान्यता यह नहीं है तो अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। उदारवाद की ये मूल मान्यता नहीं है। उदारवाद की प्रमुख मूल मान्यताएं कौन कौन सी हैं? तो उदारवाद मानता है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें एक लोकतंत्र है तो दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकवर्न का है। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है तो उदारवाद के विकास के लिए यांत्रिक दृष्टिकोण जो है वो उत्तरदायी है। बुर्जुआ राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य तथा सीमित सरकार में किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो बुर्जुआ राज्य का मेल जो है उदारवाद से नहीं है। बुर्जुआ राज्य का मेल जो है मार्क्सवाद से संबंधित है। कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है? तो उदारवादी सिद्धांत इसका समर्थन करता है। अगला पॉइंट है, लॉक के 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की गई है। लॉक ने कौन कौन से 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की चर्चा की है, जिसमें उसने संपत्ति के अधिकार को सबसे प्रमुख अधिकार माना है। अगला प्रश्न है, किसका मत है कि प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अशांति से छुटकारा पाने के लिए मानव ने एक ट्रस्ट के रूप में राज्य की स्थापना की? तो ये जॉन लॉक का मानना है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का मौलिक सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या व्यक्तिक स्वतंत्रता भी जिसे कहते हैं। मानव विवेक में आस्था किस विचारधारा में है? तो मानव विवेक में आस्था उदारवाद में है। उदारवाद का मूल तत्व व्यक्तिक स्वतंत्रता माना जाता है। अगला प्रश्न है, का समाजवादी ढांचा, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार तथा स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? तो समाज का समाजवादी ढांचा जो है उदारवाद का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद, व्यवसायिक समूहवाद, श्रेणी समाजवाद तथा फांसीवाद में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? तो उपयोगितावाद जो है
वो उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है। अब एक कथन और कारण से संबंधित सवाल है। कथन है सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है। कथन आर है वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंप देता है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। सकारात्मक उदारवाद किसके निकटस्थ है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटस्थ है। व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा किसमें होती है? तो उदारवाद में होती है। और उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। उदारवाद के प्रणेता जॉन लॉक ने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार किसे माना है? तो संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना है। यह कथन सही है कि उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। उदारवाद किसका मिश्रण है? तो लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। अगला प्रश्न है निम्न आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषताएं हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता को मूल अधिकार तथा एक से अधिक राजनीतिक दल जो हैं आधुनिक उदारवादी राज्यों की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन समाजवादी राज्य की विशेषता है और आधुनिक उदारवादी राज्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तिक अस्तित्व की पहचान, दूसरा है व्यक्तिक तार्किकता में विश्वास, तीसरा है स्वतंत्रता को प्रमुखता, चौथा है राज्य साधन तथा व्यक्ति साध्य, पांचवा है संवैधानिक एवं सीमित सरकार और छठा है लोकतंत्र को समर्थन और सातवां है सेकुलरिज्म में विश्वास और आठवां है बहुलवादी समाज। ये सभी आधुनिक उदारवादी राज्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है तो आधुनिक उदारवाद का प्रमुख लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना है। प्रश्न है आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से क्यों भिन्न है? तो आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहता है। कारण है उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। तो आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में लॉर्ड बेब्रिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था। तो लॉर्ड बेब्रिज ने जिस राज्य की अवधारणा का प्रतिवेदन किया है वह कल्याणकारी राज्य माना जाता है। कल्याणकारी सिद्धांत किस प्रकार के राज्य में विश्वास करता है? तो कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है। गैलब्रेथ, मैकफर्सन, कीन्स तथा रूजवेल्ट में से किसका यह मत है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो गैलब्रेथ का ऐसा मानना है। अगला प्रश्न है स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के जनक माने जाते हैं। तो सीवी मैकफर्सन को स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है। किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता माना है? तो SN आइंस्टाइन ने ऐसे माना है। अगला प्रश्न है हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? तो हस्तक्षेप नकारात्मक उदारवाद की प्रमुख विशेषता है। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है। तो लोक कल्याणकारी राज्य को उदारवाद और समाजवाद का आवश्यक संश्लेषण माना जाता है। किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? तो TW केंट ने ये कहा है। लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू तथा JS मिल में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो जवाहरलाल नेहरू कल्याणकारी राज्य के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं। किसने कहा है कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो हाबमैन का ये स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। तो कल्याणकारी राज्य को उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण माना जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यतः एक संश्लेषण है। तो लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यतः उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन TW केंट का है। फ्रांसिस
फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। तो ये थे उदारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। अब देखेंगे अराजकतावाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। राज्य के स्वायविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो आदर्शवादियों का मानना था कि राज्य एक स्वायवी सिद्धांत पे आधारित व्यवस्था है। मार्क्सवाद, समाजवाद, सर्वोदय तथा बहुलवाद में किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? तो सर्वोदय का जो है मानना था कि राज्य जो है उद्देश्य है राजनीति का आध्यात्मिकरण करना, यानी सर्वोदय विचारधारा ये मानती है कि राज्य का आध्यात्मिकरण करना चाहिए। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले किस पुस्तक के हिंदी रूपांतरण के शीर्षक के लिए किया था? तो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट जो थी उसके हिंदी रूपांतरण के लिए गांधी जी ने सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को कहा जाता है या जाना जाता है। तो अराजक लोकतंत्र या भीड़ तंत्र या भीड़ के शासन के नाम से जाना जाता है। शासनों के का वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? तो थॉमस हॉब्स के क्रोपोत्किन, बाकुनिन, गांधी जी तथा सुभाष चंद्र बोस में से कौन अराजकतावादी नहीं था? तो सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी नहीं थे। प्रसिद्ध भारतीय विचारक महात्मा गांधी अराजकतावादी विचारकों के अंतर्गत माने जाते हैं। संपत्ति चोरी है यह कथन किसने कहा था? तो फ्रांसीसी विचारक प्रूधो ने यह स्टेटमेंट दिया था कि संपत्ति चोरी है। गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे। तो लियो टॉलस्टॉय की तरह गांधी जी भी एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे। अगला प्रश्न है नीति, आचार, धर्म, मानवता और सत्ता में से कौन सा गांधी की राजनीति के प्रतिरूप यानी मॉडल का लक्षण नहीं है? तो सत्ता नहीं सम्मिलित की गई है गांधी जी के राजनीतिक प्रतिरूप के अंतर्गत। बाकी नीति, आचार, धर्म, मानवता इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार तथा ग्राम गणराज्य में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसका हिंद स्वराज की में रूपरेखा दी गई है उसका भाग नहीं है? तो संसदीय शासन व्यवस्था का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है न्यासिता का सिद्धांत, पंचायती राज, केंद्रीकरण का सिद्धांत तथा अहिंसा का सिद्धांत में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया है? तो केंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, ना कि उसके लालच के लिए। यह कथन किसके नाम से जाना जाता है? तो यह प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी जी का है। अराजकतावाद क्या है? तो अराजकतावाद राज्य के विरुद्ध एक विचारधारा है। वह सिद्धांत जो मानव समाज की सभी बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता या कहलाता है उसे अराजकतावाद माना जाता है। ऐसी विचारधारा जो राज्य के शक्ति को बिल्कुल समाप्त करने का पक्षधर हो उसे अराजकतावादी विचारधारा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये थे अराजकतावाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर नोट्स। अब बात करेंगे फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के तो आप सभी लोगों से निवेदन है अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फांसीवाद विचारधारा बहुत ही घातक विचारधारा के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है और इसके दुष्परिणाम आप सभी लोगों ने पहले भी देखे होंगे। अब बात करते हैं फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी तथा धार्मिक प्रमुख में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? तो तानाशाहों ने राज्य को स्वतः साध्य के रूप में माना है। आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है तो सर्वसत्तावादी राज्य को जन्म दिया है। जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया था? तो माओ ने दिया था। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं, यह कथन किसका है? तो यह मुसोलिनी का कथन है। प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है। तो
गॉटफ्राइड हर्डर को निरूपित किया जाता है। जब कूटनीति का अंत होता है तो युद्ध आरंभ होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एडोल्फ हिटलर का है। ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता क्या बताई थी? तो ग्रामसी ने फांसीवाद को निष्क्रिय क्रांति के रूप में विशेषता बताई है। सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, ये कथन इंगित करता है। तो ये सर्व अधिकारवादी राज्य को व्यवस्था को इंगित करता है। यही कहीं ना कहीं फांसीवाद का रूप भी होता है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये कथन हिटलर का है। हिटलर को किसका राजनीतिक शिष्य कहा जाता है? तो हिटलर को हीगल का राजनीतिक शिष्य माना जाता है। हिटलर की आत्मकथा क्या है? तो हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैंप है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे। तो हिटलर को आधुनिक समय में बल सिद्धांत का बलिष्ठ समर्थक माना जाता है। अगला है, नाजीवाद का जनक कौन था? तो नाजीवाद का जनक हिटलर को माना जाता है। नाजीवाद, फांसीवाद, लोकतंत्र तथा अराजकतावाद में से हिटलर ने किसकी वकालत की है? तो हिटलर ने नाजीवाद की वकालत की है। अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती, ये कथन किसका है? तो ये कथन केसी वियर का है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, लोकतंत्र में अविश्वास तथा व्यक्तिवाद में विश्वास में कौन सी फांसीवाद की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिवाद में विश्वास फांसीवाद की विशेषता नहीं है। कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? तो फांसीवाद सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है। फांसीवाद समाज की निगमवादी समझ, प्राजाति उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही और आज्ञापालन एवं अनुशासन में से किस एक का सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। फांसीवाद हिंसा, युद्ध, नेता और क्रांति में से किसको महिमा मंडित करता है? तो फांसीवाद हिंसा, युद्ध तथा नेताओं को महिमा मंडित करता है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ है? तो प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों के एक समूह का शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ था। अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किस विचारधारा के द्वारा किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रवाद का विरोध फांसीवाद विचारधारा के अंतर्गत किया जाता है। और फांसीवाद के संबंध में सही युग्म इटली से मुसोलिनी है और सही सुमेलित शब्द है फांसीवाद और इटली। फासिज्म किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो फासिज्म लैटिन भाषा का एक शब्द है। इटली में फांसीवाद के उदय का परिणाम क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का होना जो है इटली में फांसीवाद के उदय का प्रमुख कारण था। किसने कहा है कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? तो ये कथन मुसोलिनी का है। अगला प्रश्न है, जैसे मातृत्व के लिए महिला के लिए मातृत्व है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मुसोलिनी का है। मेरा प्रोग्राम यानी कार्यक्रम कार्य यह है बात नहीं, यह कथन किसका है? तो यह मुसोलिनी का कथन है। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? तो जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही शासन की स्थापना की। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना जाता है? तो मीन कैंप को अपनी बाइबल माना जाता है, जो हिटलर की आत्मकथा भी है। अगला प्रश्न है, किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाज का राष्ट्रवादी रूप है? तो अल्फ्रेडो रोक्को ने ऐसा वर्णन किया है। फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो अभिजात वर्ग में पाया जाता है। फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं विचारधारा का अभाव, बुद्धिवाद के खिलाफ, अंधराष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य, विशिष्ट वर्ग में विश्वास, हिंसा को महत्व तथा समाजवाद, साम्यवाद तथा लोकतंत्र का विरोधी। अगला प्रश्न है, फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? तो फांसीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति के रूप में माना है। निम्न विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है। तो फांसीवाद व्यवस्था प्रजातंत्र की घोर विरोधी होती है। फांसीवाद किस में विश्वास करता है? तो फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य जो है वो दल से श्रेष्ठ है, यानी राज्य सभी से ऊपर है। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने आप सभी के साथ
उदारवाद, अराजकतावाद और फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स के प्रश्नों को शेयर किया है, जो आपके आगामी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो सीरीज अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की वीडियोस का अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आपकी आगामी सभी परीक्षाएं अच्छी जाएं।